पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 117 पे, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। अब कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ एग्रीमेंट क्या करने हैं, फाइल करने हैं। फाइल किसके पास करते हैं हम सारे डॉक्यूमेंट, आरओसी के पास। तो फाइल किसके पास होंगे, आरओसी के पास होंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है कौन से फॉर्म के अंदर कौन से रेजोल्यूशन और कौन से एग्रीमेंट हमें फाइल करने ही करने। ठीक है जी। हमेशा जब भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फॉर्म है MGT 14, वो इसी सेक्शन के अंदर है। यहीं पे बोला जाता है कि MGT 14 फाइल करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन, हर रेजोल्यूशन की कॉपी, और एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी फाइल करना पड़ सकता है आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। वो मैटर लिखे हुए कहाँ पे है, सबसेक्शन 3 में। उस सबसेक्शन 3 में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वो रेजोल्यूशन, अगर उस सबसेक्शन 3 में कोई एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट, विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किसके साथ में, विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है हमने, कौन सा सेक्शन था, 102। 102 के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाई जाती है। कौन से केसेस में बनाई जाती है, स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस के केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, रेजोल्यूशन भी फाइल करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, और एग्रीमेंट भी फाइल करना है। लेकिन कौन से वाले मैटर में, वो मैटर अभी हम पढ़ेंगे। वो मैटर अभी हमने पढ़े नहीं है, वो कहाँ लिखे हुए हैं, सबसेक्शन 3 के अंदर लिखे हुए हैं। इफ एनी अनेक्स टू द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग इन विच रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगती कहाँ पे है, नोटिस के साथ में लगती है। शेल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। किसके पास फाइल करना है, रजिस्ट्रार के पास। तो यहाँ से समझ आ रहा है, रेजोल्यूशन फाइल करना है, अगर कोई एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट फाइल करना है, अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। किसके पास फाइल करनी है, आरओसी के पास फाइल करनी है, विद इन 30 डेज। कितने डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, ऑफ द पासिंग और मेकिंग। पासिंग किसके लिए है, रेजोल्यूशन के लिए। मेकिंग किसके लिए है, एग्रीमेंट के लिए। पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो 30 दिन के अंदर, अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया है तो 30 दिन के अंदर। किसके पास फाइल कर दो, रजिस्ट्रार के पास, विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, जितनी फीस है उतनी फीस के साथ आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन which has the effect of altering the articles and copy of every agreement referred to in subsection 3 shall be embodied in or annexed to every copy of the articles issued after the passing of the resolution or making of the agreement। क्या कह रहा है ये, कोई समझाएगा। बिल्कुल, ये क्या कह रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी एग्रीमेंट, कौन से वाले की, जो सबसेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे अभी, उनकी वजह से अगर आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं, उनकी वजह से अगर क्या हो रहे हैं, आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं, तो जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है ना, उनके साथ हमेशा उस रेजोल्यूशन या उस एग्रीमेंट की कॉपी लगी होनी चाहिए। समझ आई बात। आर्टिकल्स को अमेंड करते हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होता है, हमने ये बात फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी कि आर्टिकल्स को अगर अमेंड करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, यूनानिमस। वाओ, बच्चे 3 ही तो हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, क्या पास करना है। अब देखो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, सबसेक्शन 3 में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, किसको अमेंड करने के लिए, आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए। आर्टिकल्स चेंज हो गए, अब जो नए आर्टिकल्स है ना, उनके साथ हमेशा कॉपी लगी होनी चाहिए, किसकी, इस रेजोल्यूशन। अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है, कौन सी वाला एग्रीमेंट, जो सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, अगर उसकी वजह से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं तो आर्टिकल्स के साथ उसकी कॉपी अटैच कर देना। समझ आ गई जी इतनी बात। सेक्शन 117 क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट जो किसके अंदर पास हुआ है, जो सबसेक्शन 3 में लिखे हुए हैं, वो आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना है। ठीक है जी। फॉर्म अभी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन फॉर्म कौन सा है, MGT 14। कितने दिनों के अंदर फाइल करना है, 30 दिन के अंदर फाइल करना है। अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी थी तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल कर देना। क्लियर है जी यहाँ तक। अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट जो सबसेक्शन 3 में लिखे हुए हैं, उनकी वजह से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं, तो जब भी आर्टिकल, अमेंडेड आर्टिकल आप इशू करोगे, उसके साथ में उसकी कॉपी लगा देना। किसकी कॉपी, उस रेजोल्यूशन की या उस एग्रीमेंट की। क्लियर है जी। अकॉर्डिंग टू रूल 24 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रूल का नाम भी यही होगा। A copy of every resolution or any agreement required to be filed together with the explanatory statement under section 102 shall be filed with the registrar in form number MGT 14।
कौन सा फॉर्म आ गया? MGT 14। तो MGT 14 फाइल करना है 30 दिन। 30 दिन कहाँ से? 30 दिन कहाँ से? पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और मेकिंग ऑफ द एग्रीमेंट। रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन 117। अब कौन से रेजोल्यूशन या कौन से एग्रीमेंट आपको फाइल करने? सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन। जब भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, जैसे ही पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर क्या फाइल करना है? MGT 14। कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी पढ़ोगी स्पेशल रेजोल्यूशन तो एक बात याद रखना, एक फॉर्म हमेशा जाएगा कौन सा? MGT 14। कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 117 के हिसाब से। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 3/4 मेजोरिटी, 3/4 या 75%, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। अगला आता है रेजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब यूनानिमस। इसके ऊपर लिख लो यूनानिमस, मतलब 100% अप्रूवल। एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसके अंदर कितना अप्रूवल आ गया है? 100% अप्रूवल आ गया। यूनानिमस रेजोल्यूशन है तो वो भी किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को फाइल करना है। कितने दिन में? 30 डेज में। फॉर्म कौन सा रहेगा? MGT 14। ठीक है जी। आगे कुछ और लिखा हुआ है, बट इफ नॉट सो एग्रीड would not have been affected for their purpose unless they had been passed as special resolution। मतलब खुशबू ने तुरंत गर्दन हिला दी कि हाँ। तो ये कहना क्या चाह रही है लाइन? प्लीज स्पेशल तो बनना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं? पॉइंट समझ से नहीं आ रहा थोड़ा ना, क्या लिखा है लॉ मेकर ने? ऊपर लिख दिया था स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड पॉइंट में इतना तो समझ आ रहा है यूनानिमस रेजोल्यूशन, लेकिन साथ में एक लाइन डाली हुई है, वो लाइन क्या कहना चाह रही है? हाँ, तो स्पेशल तो ऊपर ही कवर था। स्पेशल तो ऊपर ही कवर्ड है फर्स्ट पॉइंट में। यूनानिमस को स्पेशल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है। दूसरा क्या कह रहा है? ऐसे मैटर थे जिनके अंदर 75% अप्रूवल चाहिए था लेकिन 100% अप्रूवल आ गया। आ सकता है ना 100% अप्रूवल, उसको कौन सा रेजोल्यूशन बोलते हैं? यूनानिमस। तो 100% आया तो भी फाइल करना है। अगर 100% नहीं आया तो वो मैटर कौन से वाला है जिसके अंदर कितना अप्रूवल चाहिए था? 75%। मैटर ऐसा है जिसमें कम से कम 75% अप्रूवल चाहिए। अगर 75 आया, 80 आया, 90 आया तो कौन सा रेजोल्यूशन बोलेंगे? स्पेशल। और स्पेशल कौन से पॉइंट में फाइल करना है? फर्स्ट में। लेकिन अगर 100% आ गया तो कौन सा रेजोल्यूशन बोलेंगे? यूनानिमस। वो कौन से में फाइल करोगे? सेकंड में। ठीक है जी। यूनानिमस तो फाइल करने ही करने हैं, 100% वाले करने ही करने हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें 75% अप्रूवल चाहिए था, 75 से ज्यादा आया और 100 आ गया तो आप यूनानिमस में फाइल कर दो। 75 से 100 से कम है, 75 से ज्यादा है तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर फाइल कर दो। समझ आई बात? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है। दूसरा क्या कह रहा है? यूनानिमस फाइल करना है। लेकिन वो मैटर कौन से है जिनमें मिनिमम 75 तो चाहिए ही चाहिए था। समझ आई बात? एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 50% मेजोरिटी होती है ऑर्डिनरी का, मतलब उसमें 100% अप्रूवल आ गया। क्या सेकंड पॉइंट में फाइल करोगे या नहीं फाइल करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये मैटर कौन से की बात कर रहा है? वो मैटर ऐसे हैं जिनमें 75% अप्रूवल चाहिए था लेकिन आ गया कितना है? 100%। तभी आप उसको फाइल करोगे। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए था और 100% अप्रूवल आ गया, ऑर्डिनरी का मतलब 50%, तो क्या ये फाइल होगा MGT 14? फाइल नहीं होगा। ये मैटर कौन से हैं जिनमें मिनिमम 75% चाहिए था और आ गया कितना है? 100%। तो बन गया कौन सा है? यूनानिमस। तो यूनानिमस भी जाएगा। कोई ऐसा मैटर है जिसमें खाली यूनानिमस ही अप्रूवल चाहिए, 100% ही अप्रूवल चाहिए? कंपनीज एक्ट में ऐसे मैटर हैं जिसमें 100% अप्रूवल चाहिए, तो उस केस में क्या सेकंड पॉइंट में फाइल करोगे? बिल्कुल करोगे। देखो बिल्कुल करोगे। यूनानिमस अगर चाहिए, 100% चाहिए, यूनानिमस पास हुआ है, फाइल कर दो। दूसरा मैटर 75% चाहिए था, आ गया कितना? 100%। क्या फाइल करोगे? बिल्कुल फाइल करोगे। चाहिए था 50%, आ गया 100%, क्या फाइल करोगे? नहीं फाइल करोगे, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है? which would not have been affected for their purpose unless they had been passed as a special resolution। ऐसे मैटर है जिनमें चाहिए क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन। आ गया क्या है? यूनानिमस रेजोल्यूशन। तो आप यूनानिमस फाइल करोगे। नहीं फाइल करोगे, नहीं फाइल करोगे। ऑर्डिनरी चाहिए था, आपने 100% अप्रूवल दे दिया, फाइल नहीं करोगे। स्पेशल चाहिए था, स्पेशल आया है, फाइल कर दो। स्पेशल चाहिए था, 100 आ गया, फाइल कर दो। 100 ही चाहिए था, 100 ही आ गया है, फाइल कर दो।
देखो मेंबर डिसाइड नहीं करते हैं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कौन से मैटर में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कौन से मैटर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, कौन से मैटर में यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए, तो उसके हिसाब से पास होगा। अगर पास उतनी मेजोरिटी नहीं आई तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। समझ आ गई जी। पहला पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा कौन सा है यूनानिमस। लेकिन यूनानिमस में क्या पॉइंट है, ये मैटर कौन से वाले हैं जिनमें स्पेशल तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशल तो चाहिए था, लेकिन आगे कितना यूनानिमस। तीसरा पॉइंट, एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और एग्रीमेंट। अब किसकी बात कर रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। ऊपर किसके रेजोल्यूशन थे, दोनों किसके थे ऊपर वाले, शेयर होल्डर के। अब किसका आ गया, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, या फिर एग्रीमेंट भी आ गया है। और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, या उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में कोई चेंजेस कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है या कोई एग्रीमेंट बनाया है, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन और वो एग्रीमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा एमजीटी 14 के अंदर, रजिस्ट्रार के पास में 30 दिन के अंदर। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? ठीक है जी। पहला स्पेशल, दूसरा यूनानिमस, तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एग्रीमेंट। ठीक है जी, क्योंकि पीछे वर्ड एग्रीमेंट भी चल रहा था। अगला आ गया जी, रेजोल्यूशन और विच एग्रीमेंट which have been agreed to by any class of member, but if not so agreed, would not have been effective for their purpose unless they had been passed by a specified majority or otherwise in some particular manner, and all resolution or agreement which effectively bind such class of member though not agreed by all those members। इसमें लिख लो रेजोल्यूशन ऑफ क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा क्लास ऑफ मेंबर। एक क्लास ऑफ मेंबर अगर एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो वो रेजोल्यूशन भी आपको फाइल करना है। ठीक है जी, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड मेजोरिटी, स्पेसिफाइड कहाँ करी गई होगी, कंपनीज एक्ट में रूल्स के अंदर वो उतनी मेजोरिटी से पास होगा तभी उसको फाइल करना है। ठीक है जी। और दूसरे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट जो उस क्लास को बाइंड कर रहा है, किसी भी क्लास को अगर बाइंड कर रहा है ना, वो भी आपको फाइल करना है। दो नॉट एग्रीड बाय ऑल दोस मेंबर, हो सकता है पूरी क्लास में एग्री ना किया हो। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि क्लास मीटिंग के अंदर 75% का अप्रूवल लो। कितने परसेंट का अप्रूवल लो, 75 का। 80% लोगों ने अप्रूवल दे दिया। हम मीटिंग किसकी करवा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। किसी मीटिंग करवा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 75% अप्रूवल दो, अप्रूवल आया 80% का, किसके अंदर, क्लास मीटिंग के अंदर। क्या ये रेजोल्यूशन फाइल करोगे, बिल्कुल करोगे। क्या 100% का अप्रूवल आया है, नहीं। तो इन्होंने क्या लिखा है, नॉट एग्रीड बाय ऑल मेंबर, हो सकता है सबने एग्री ना किया हो, फिर भी आपको फाइल करना पड़ेगा। तो पहला हो गया स्पेशल, दूसरा होगा यूनानिमस, तीसरा हो गया बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन या कोई एग्रीमेंट, किसके रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन, किसकी, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर। और इसके अगला कौन सा आ गया, क्लास मीटिंग का रेजोल्यूशन। अगला आता है जी, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी बाउंड अप वॉलंटरली पास्ड इन पर्संस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ द आईबीसी। कौन सा रेजोल्यूशन है ये, कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से, कंपनी किस में जाना चाहती है, वाइंडिंग अप के अंदर जाना चाहती है। तो अगर आप वाइंडिंग अप के अंदर जाना चाहते हो और आपने रेजोल्यूशन पास किया है तो एमजीटी 14 में रजिस्ट्रार को बता दें। अभी जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट है, पहले ये कंपनीज एक्ट में हुआ करता था, अब ये कहाँ चला गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर चला गया, तो वहां पे रेजोल्यूशन पास होगा। लास्ट वन, रेजोल्यूशन पास इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179। ये कुछ बोर्ड रेजोल्यूशन है। सेक्शन 179 में क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ बोर्ड, बोर्ड के पास क्या क्या पावर है, बोर्ड के पास क्या क्या पावर हो, कहाँ लिखा हुआ है, 179 में लिखा हुआ है। अगर 179 के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं तो वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, एमजीटी 14 में फाइल करने। अब ये 179 हमें पढ़ाया नहीं जाता तो इसको इतना ही पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक है जी। कौन कौन से रेजोल्यूशन, कौन कौन से एग्रीमेंट फाइल करने हैं, सबसे पहला स्पेशल, दूसरा यूनानिमस, कौन से वाला, स्पेशल तो चाहिए चाहिए था, तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एग्रीमेंट, किसके रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, रीअपॉइंटमेंट, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अगला क्लास मेंबर का रेजोल्यूशन, उसके अगला कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया किसके लिए, खुद को वाइंडिंग अप के अंदर भेज रही है, वो वाला रेजोल्यूशन। लास्ट, कोई भी रेजोल्यूशन जो सेक्शन 179 के अंदर पास हो। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब एक एग्जाम्पशन दी हुई है, क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 शैल नॉट अप्लाई द अबव, किसके लिए, जो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा है ना हमने 179(3),
ये वाला किसके ऊपर नहीं लग रहा है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लग रहा है। ठीक है जी। जो ये हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन पास इन परसेंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179, मतलब जो बोर्ड रेजोल्यूशन 179 के अंदर पास होंगे ना, उसके लिए एमजीटी 14 किसको फाइल नहीं करना है? प्राइवेट कंपनीज को फाइल नहीं करना। ठीक है जी। लेकिन कौन सी प्राइवेट कंपनी? यही वाला है। एक सेकंड रुको। एक्चुअली क्या है, एक है ना ई और हुआ करता था बीच में, यहाँ पे वो मिसिंग है क्योंकि वो कट हो गया। इससे पहले एक ई पॉइंट और हुआ करता था, वो कट हो गया, इसलिए इसमें मेंशन नहीं है। इसलिए ये वाला पॉइंट कौन सा है? जी पॉइंट। ये इसके आगे आप लिख सकते हो ये कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है। रेजोल्यूशन पास इन परसेंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179, ये लिखा हुआ है ना, ये जी पॉइंट है। हम सेक्शन 117 का सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, उसमें क्लॉज कौन सा है? ये जी क्लॉज है। तो जी क्लॉज किसके ऊपर नहीं लग रहा है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लग रहा है। लेकिन कौन सी प्राइवेट कंपनी जिसने किसमें डिफॉल्ट ना करा हो? एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो। एनुअल रिटर्न का फॉर्म, वाओ, एमजीडी 7। क्या खाली एमजीडी 7 ही होता है? 7 है किसके लिए? ओपीसी और स्मॉल कंपनी, नॉट प्राइवेट, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन shall be entitled under section 399 to inspect or obtain copies of such resolutions। क्या कहना चाह रहे हैं? 399 याद है किसी को? क्या था 399? बिल्कुल जी। सेक्शन 399 के अंदर एमओए एओए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसका क्या कर सकता है? कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है ना, आउटसाइडर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कौन से? 179(3) वाले। कौन से की बात कर रहे हैं? 179(3) वाले। जो 179(3) के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन है ना, उनको हर कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। Provided further that nothing contained in this clause shall apply in respect of a resolution passed to grant loan or give guarantee or provide security in respect of loan under clause F of subsection 3 of section 179 in the ordinary course of business। अब देखो 179 सबसेक्शन 3 इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, नहीं बताया ना कि उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, लेकिन उसी की बात ये बार बार करे जा रहे हैं। तो या तो 179(3) एक बार देख लेते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो 179(3) में क्या है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। बोर्ड की पावर है कि वो लोन दे सकता है, गारंटी ले सकता है, गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, बोरो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर्स इशू कर सकता है। ये सब किसकी पावर है? बोर्ड की पावर है। वो कहाँ लिखी हुई है? 179(3) के अंदर लिखी हुई है। तो 179(3) के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होंगे, क्या वो एमडीटी 14 फाइल होगा उनका? बिल्कुल होगा। लेकिन किसके लिए नहीं होगा? प्राइवेट कंपनी के लिए। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है 179(3) के अंदर? बोरो करना, इन्वेस्ट करना, शेयर्स इशू करना, लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना। क्या ये सब काम कंपनी करेगी? नहीं करेगी। और जब भी ये काम करेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे ही पास हुआ क्या करना पड़ेगा? एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर आपने 179(3) के अंदर रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन कौन सी वाला? लोन देने के लिए, गारंटी देने के लिए, या सिक्योरिटी देने के लिए। सिक्योरिटी समझते हैं ना क्या होता है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन कंपनी का बिजनेस ही क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, ये सब करने का ही बिजनेस है। क्या करने का बिजनेस है? लोन देने का, गारंटी देने का, सिक्योरिटी देने का। वो कंपनी कौन सी है? बैंकिंग कंपनी। आपके हिसाब से बैंकिंग कंपनी कितनी बार लोन देती होगी? क्या कोई हिसाब है? उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है। अब ये बात सोचो, बैंकिंग कंपनी ने लोन दिया, बैंकिंग कंपनी कंपनी है ना, कंपनी एक्ट लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। अब बैंकिंग कंपनी ने लोन दिया, तो लोन देने के लिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा तो जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, क्या एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी? दिन के 10-10 एमजीटी 14 जा रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? तो लॉ मेकर ने क्या बोला? इन कंपनीज को इन मैटर के लिए एमजीटी 14 फाइल करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनीज? बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर ये क्या काम कर रही है? अगर ये लोन देने के लिए रेजोल्यूशन,
गारंटी देने के लिए या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दी है, तो इनको MGT 14 फाइल करने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी? कौन कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी, NBFC कंपनी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है जी? NBFC कहाँ रजिस्टर्ड होगी? RBI के पास। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होगी? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर। ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? एनी अदर रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। और कोई रेजोल्यूशन भी प्रिस्क्राइब करे जा सकते हैं जो कि आपको MGT 14 के अंदर फाइल करने पड़े। सही है यहाँ तक? सेक्शन पढ़ रहे हैं 117, एक बार रिपीट करेंगे। कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट जो कि पास हुआ है सबसेक्शन 3 के अंदर, जो सबसेक्शन 3 में लिखे हुए हैं, वो वाले रेजोल्यूशन और वो वाले एग्रीमेंट हमें किसको फाइल करने हैं? रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं। फॉर्म कौन सा होगा? MGT 14। कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 30 दिन के अंदर फाइल करना है। ठीक है जी? इनके साथ में क्या कुछ और भी जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी, जो सेक्शन 102 में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि कौन से रेजोल्यूशन, कौन से एग्रीमेंट। पहला रेजोल्यूशन क्या था? कहीं पे भी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है MGT 14 फाइल होगा। दूसरा क्या था? यूनानिमस। तीसरा क्या था? बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एग्रीमेंट। किसके लिए? अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन। किसमें? मैनेजिंग डायरेक्टर्स के टर्म्स में। उसके अगला क्लास मीटिंग के रेजोल्यूशन। उसके अगला अगर कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में जा रही है उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है तो वो वाला। उसके बाद में 179 के सारे रेजोल्यूशन पास कर फाइल करने हैं, लेकिन किसको फाइल नहीं करने हैं 179 वाले? प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जिसने डिफॉल्ट ना करा हो। किसके अंदर डिफॉल्ट ना किया हो? MGT 7 और AOC 4 के अंदर डिफॉल्ट ना किया हो। उसके बाद में हमने पढ़ा 399 एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन ये 179 वाले हर कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि बैंकिंग कंपनी, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर ये लोन देने के लिए 179 में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, गारंटी देने के लिए या सिक्योरिटी देने के लिए, इनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इनको ये रेजोल्यूशन फाइल करने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी? अब लास्ट आता है पेनल्टी। अगर सेक्शन 117 में फाइल नहीं किया तो क्या होगा? इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल द रेजोल्यूशन और द एग्रीमेंट अंडर सबसेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन। कितना पीरियड स्पेसिफाई किया गया है? 30 डेज। सच कंपनी शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। फिक्स पेनल्टी कितने की हो गई कंपनी के ऊपर? 10,000। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, मतलब जितने दिन का डिफॉल्ट, तब कितना लगेगा? विद द फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे। हर दिन का कितना? 100 रुपए। फिक्स पेनल्टी कितनी होगी? 10,000 कंपनी के ऊपर और हर दिन का 100 रुपए। आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम कितनी होगी? अभी जो मैक्सिमम है, क्या ये 10,000 के लिए मैक्सिमम है? ये खाली कंटिन्यूइंग फेलियर का मैक्सिमम है। 10,000 तो फिक्स हो गई, उसके बाद 100 रुपए हर दिन के लगते रहेंगे। कब तक लगते रहेंगे? जब तक आप 2 लाख पे ना पहुंच जाओ। और 2 लाख के लिए पहुंचने के लिए कितने दिन का डिफॉल्ट करना पड़ेगा? 2,000। मतलब अगर आपने 2,000 दिन तक MGT 14 फाइल नहीं किया तो मैक्सिमम कितना हो रहा है? 2 लाख। 2,000 इंटू में 100। उसके बाद में अगर आपने नहीं फाइल किया तो आपसे 2 लाख ही लेंगे। तो यार बहुत है ना, एक फॉर्म के लिए 2 लाख रुपए प्लस 10,000 की फिक्स पेनल्टी कंपनी से ले रहे हो, कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा हो गई। ऑफिसर के ऊपर हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर को भी कर दिया इसके अंदर। भाई कंपनी ने वॉलंटरी वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पास किया, फाइल नहीं किया, जैसे ही वॉलंटरी वाइंडिंग अप में गई, क्या लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो गया? तो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइल करने का। अगर फाइल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर लगेगा कितना? पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और कंटिन्यूइंग फेलर 100 रुपीज ईच डे, मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज। यहाँ मैक्सिमम कम कर दिया, कितना कर दिया जी? 50,000। कंपनी के लिए मैक्सिमम कितना था? इनके लिए कितना है? 50,000। ठीक है जी? फिक्स पेनल्टी सेम है दोनों के लिए, 10,000 10,000। कंटिन्यूइंग फेलर भी सेम है, 100 रुपए पर दिन, लेकिन मैक्सिमम वहां 2 लाख, यहाँ पे 50,000। कोई दिक्कत? क्लियर है? बढ़े आगे। तो सेक्शन 117 हमारा पूरा